हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्लिनिकल फीचर्स, ईसीजी चेंजेस और ट्रीटमेंट। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ से। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को इश्केमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं और ये डेवलप्ड कंट्री में डेथ का कॉमन कॉज है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कॉजेज़ में आएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे एथेरोमा फॉर्म होना, यहाँ पे प्लाक बन जाता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना, और ये थ्रोम्बस अगर डिटैच हो रहा है तो इसमें से एम्बोलस होना और कॉरोनरी वेसल्स का स्पाज्म होना। तो ये एथेरोमा क्या होता है? ये एथेरोमा है हमारा पैची चेंज इन द ब्लड वेसल वॉल। ये एथेरोमा बना है हमारे कोलेस्ट्रॉल, एक तो इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, फिर स्मूथ मसल्स, फिर फैट फिल्ड मोनोसाइट जिसे फोम सेल्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर होता है कैप, फाइब्रस कैप। और ये एथेरोमा या तो रप्चर हो सकता है या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, या वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, वेज़ोस्पाज्म भी कर सकता है। एथेरोमा के कॉजेज़ में क्या आएगा? एक तो है हेरिडिटरी, अगर किसी को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है पेरेंट्स में तो। फिर ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है, वेट ज़्यादा है तो एथेरोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज के साथ भी एथेरोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंडर, फीमेल में क्योंकि ओबेसिटी ज़्यादा है, और आफ्टर मीनोपोज, क्योंकि मीनोपोज तक ईस्ट्रोजन फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर डाइट में अगर फैटी फूड ज़्यादा है तो भी एथेरोमा बन सकता है। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो इससे भी एथेरोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज़ में जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे बैठे हुए पूरा दिन रहते हैं तो भी एथेरोमा फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड्स अगर ब्लड में ज़्यादा है, और अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल से भी फैट मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट होता है। अभी ये एथेरोमा से होगा क्या? सबसे पहला तो ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन होगा। अगर एथेरोमा छोटा है तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब थोड़ा ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। और अगर बड़ा है तो वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरालिस। तो एंजाइना पेक्टोरालिस में क्या होगा कि कार्डियक मसल का इश्केमिया होगा, क्योंकि ब्लॉक है, और इसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, ठीक है। ये पेन कहाँ पे होता है? बिलो द स्टर्नम ऑन द लेफ्ट साइड के ऊपर पेन फील होता है, ठीक है। और इसका कॉज है कि ब्लड सप्लाई कम हो गया है, उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ल्यूइस पी फैक्टर है, जो इश्केमिक टिश्यू रिलीज कर रही है, वो एक्यूमुलेट होगा। अभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? इश्केमिया और इन्फार्क्शन में क्या फ़र्क है? इश्केमिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है और इन्फार्क्शन में ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। तो प्रोलॉन्ग्ड इश्केमिया की वजह से, या फिर ब्लड सप्लाई अगर पूरा ही एब्सेंट है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये इन्फार्क्शन होगा, ठीक है। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, यहाँ पे ये पूरा एथेरोमा फॉर्मेशन है, इसके ऊपर प्लेटलेट्स आकर के एग्रीगेट करेंगे, साथ साथ में स्ट्रेस है तो कॉरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होगा, तो ये सब भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सीवियर चेस्ट पेन, यहाँ पे लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, साथ साथ में ये शोल्डर से ले करके लेफ्ट आर्म तक ये रेडिएट होता है, ठीक है। हाँ, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो रेस्ट पे भी पेन रिलीव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे या तो वाजोडायलेटर कोई देंगे ट्रीटमेंट में तो ही पेन रिलीव होता है, ठीक। इसके साथ साथ अगर डायग्नोसिस को कंफर्म करना है तो अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो ब्लड के अंदर लाइपोप्रोटीन ए का लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ट्रोपोनिन आई एंड होमोसिस्टीन, ये सब का लेवल भी टेस्ट करवाना है। और की एंजाइम्स जिनका लेवल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बढ़ जाता है, ये है हमारे CKMB, जिसका पूरा नाम है क्रिएटिनिन काइनेज MB, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST। तो ये एंजाइम्स का लेवल भी एग्जामिन करवाना है। डायग्नोसिस को कंफर्म ECG से करते हैं। अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो ST सेगमेंट एलिवेटेड होगा। कौन सी लीड में? जो लीड्स हमारे इन्फार्क्टेड एरिया के ऊपर है, ठीक है। और ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा जो लीड्स हमारे इन्फार्क्टेड एरिया के ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पे ये देखो, ये नॉर्मल ST है, ये एलिवेटेड ST है, ठीक है। अगर पुराना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो फिर ST सेगमेंट नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्यू वेव अपीयर होगा, ठीक है, कॉमनली लीड 1 और लीड 3 के अंदर, और जो पहले प्रेजेंट नहीं होगा, और साथ साथ में क्यू वेव की साइज भी बढ़ेगी। तो ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं ECG के अंदर? तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हमारा जैसे नॉर्मल मायोकार्डियम है, रेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो पूरा पोलराइज्ड होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। और अगर कहीं पे इन्फार्क्शन है तो इन्फार्क्टेड जो मायोकार्डियम है उसकी नेगेटिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये वाला
और यहाँ पे ये इन्फार्क्टेड है बीच। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, और ये वाला इन्फार्क्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फार्क्टेड है उसमें नेगेटिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और इसकी वजह से जो ईसीजी में ऑल्ट्रेशन आएगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दूसरा इसका जो इन्फार्क्टेड एरिया है उसके अंदर डिलेड डीपोलराइजेशन होगा, और तीसरा अर्ली रीपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इश्केमिया हुआ है ये पोर्शन में, ठीक है ना, तो इश्केमिया जो है वहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो पोटेशियम आयन है वो बाहर मूव करेंगे और सोडियम आयन्स अंदर मूव करेंगे। इसकी वजह से जो इन्फार्क्टेड एरिया है उसकी नेगेटिविटी कम होगी नॉर्मल के कंपैरिजन में, और इंजरी का जो करंट है वो फ्लो करेगा हमारे नॉर्मल मायोकार्डियम से इन्फार्क्टेड एरिया में। सेकेंड आ रहा है डिक्रीज डीपोलराइजेशन। जो इन्फार्क्टेड एरिया है जब वहाँ पे इम्पल्स आएगा तो डीपोलराइजेशन उसका स्लो होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया। और थर्ड है रैपिड रीपोलराइजेशन। तो ये जो इन्फार्क्टेड एरिया है, बिकॉज इसके अंदर पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होती है, तो इसकी वजह से रीपोलराइजेशन फास्ट होगा नॉर्मल टिश्यू के कंपैरिजन में। इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, जो करेगा हमें करंट फ्लो फ्रॉम इन्फार्क्टेड एरिया टू नॉर्मल एरिया, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो एसटीटी चेंजेस आएंगे। तो अब हम लोकलाइज कैसे करेंगे कि कौन सा एरिया है जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर सपोज एंटीरियर वॉल का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है यहाँ पे, तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चेंजेस जो हमने बताया एसटी एलिवेशन वो मिलेगा हमें लीड 1 AVL एंड V3 to V5 में, और रेसिप्रोकल चेंजेस मतलब एसटी डिप्रेशन होगा लीड 2, लीड 3 एंड AVF के अंदर। इसी तरह अगर इंफीरियर पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल और इंफीरियर, तो यहाँ पे क्या होगा, लीड 2, लीड 3 और AVF में MI चेंजेस हो गए जो हमने बताया एसटी एलिवेशन, और डिप्रेशन जो रेसिप्रोकल चेंजेस है वो आएंगे लीड 1 AVL AVR एंड V1 to V6 के अंदर। लेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है लेटरल वॉल का, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चेंजेस जो है एसटी एलिवेशन वो मिलेगा हमें लीड 1 AVL V6 के अंदर, और रेसिप्रोकल चेंजेस जो है एसटी डिप्रेशन वो मिलेगा लीड 2, लीड 3 AVF और V1 के अंदर। अगर सेप्टल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चेंजेस मिलेंगे V1 से V3 के अंदर, और साथ साथ में एंजाइम लेवल्स भी प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली जो मेजर्ड एंजाइम्स है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, इसमें आएगा हमारा क्रिएटिन काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म होगी और इसकी वजह से ये जो एंजाइम्स है उसका लेवल बढ़ेगा। साथ साथ में मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं CKMB एंड LDH1 फ्रैक्शन। और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कर रहे हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये है हमारी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। यहाँ पे जो डाई है वो इंजेक्ट करते हैं रेडियो ओपेक डाई, और इसके बाद सीरीज ऑफ एक्सरेज लेते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कहीं पे कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्लूजन है या नहीं। साथ साथ में हमें वो भी पता चलता है कि कितनी सिवियरिटी का ब्लॉकेज है, ठीक है। अभी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में वेजोडाइलेटर्स देते हैं, जिसमें कॉमनली है नाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट, डाइनाइट्रेट, वो इमीडिएटली वो टंग के नीचे रखने के लिए देते हैं। और यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर आर्टरीज का डायलेटेशन होता है तो हार्ट का आफ्टर लोड कम होगा, और वेन्स का डायलेटेशन होता है तो प्री लोड कम होगा। साथ साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं जो ऑक्सीजन डिमांड कम करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं जो ब्लड वेसल्स का वेजो डायलेटेशन करेगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से प्रीलोड डिक्रीज होगा और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। कभी कभी अर्ली स्टेज में स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बनाएंगे, और इसकी वजह से जो इंट्रावास्कुलर क्लॉट है उसका लाइसिस होगा, ठीक है। और ये इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं अर्ली स्टेज अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है तो ये क्या करेगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसका पूरा नाम है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव करेंगे जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और यहाँ पे कैथेटर डाल करके बलून इंसर्ट करेंगे और कोरोनरी आर्टरी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव करेंगे, डायलेट करेंगे अगर वेसल कंस्ट्रिक्टेड है तो। और ये ज़्यादा यूज़फुल है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। और अगर कोरोनरी कंप्लीटली ब्लॉक है तो बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसे कहते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यहाँ पे क्या करते हैं कि सेफेनस वेन या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इनका ग्राफ्ट ले करके एओर्टा में से ग्राफ्टिंग करके ये जो ऑक्लूडेड पार्ट है उसे बाईपास कर देते, ठीक है। तो ये हो गई सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आज हमने क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।